द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एशियन पेंट्स के वित्तीय वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही के नतीजों पर। और अगर आप सिर्फ हेडलाइंस देखें तो आंकड़े बहुत ही शानदार लगते हैं। वॉल्यूम में लगभग 8% की बढ़त, अब तक का सबसे ज्यादा मुनाफा, और जो उनका औद्योगिक सेगमेंट है उसमें तो जबरदस्त उछाल है। बिल्कुल। और इन्हीं शानदार आंकड़ों के पीछे एक बहुत दिलचस्प चर्चा छुपी हुई है। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जो प्रदर्शन है ये कंपनी की एक दूरदर्शी और सफल रणनीति का नतीजा है। मतलब क्या वो सच में एक पेंट कंपनी से बदलकर एक होम सॉल्यूशंस और इंडस्ट्रियल पावर हाउस बन रही है, या फिर ये सब सिर्फ एक अच्छी किस्मत की बात है, जहां कच्चे माल की गिरी हुई कीमतों ने एक ऐसी चमक पैदा कर दी है जो कंपनी के मुख्य यानी सजावटी पेंट कारोबार की गहरी समस्याओं पर पर्दा डाल रही है। मेरी राय में ये पूरी तरह से कंपनी के उन 6 रणनीतिक स्तंभों पर आधारित एक बहुत सोची समझी और सफल बदलाव की कहानी है। और देखिए, मैं इस बात को इस तरह से नहीं देखती। मेरा मानना है कि ये जो अच्छे नतीजे हैं ये ज्यादातर बाहरी वजहों से हैं, और ये कंपनी के मूल कारोबार में जो संरचनात्मक कमजोरियां आ रही हैं उनको कहीं ना कहीं छिपा रहे हैं। मुझे लगता है कि हम एशियन पेंट्स को आज भी सिर्फ एक पेंट कंपनी की तरह देख रहे हैं, और शायद यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। कंपनी अपनी पहचान पूरी तरह बदल चुकी है। ये अब सिर्फ दीवारों पर लगाने वाला रंग नहीं, बल्कि घर और उद्योग के लिए पूरे समाधान बेच रही है। इसका सबसे बड़ा सबूत है औद्योगिक और B2B सेगमेंट में वो डबल डिजिट ग्रोथ। ये कोई अचानक नहीं हुआ है। सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर और प्राइवेट सेक्टर का बढ़ता निवेश, इन मौकों को भुनाने के लिए कंपनी ने PPG इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर सालों पहले तैयारी की थी, और रिटेल की सुस्ती के बावजूद लगभग 7.9% की वॉल्यूम ग्रोथ हासिल करना कोई मजाक नहीं है। ये आज के माहौल में एक असाधारण प्रदर्शन है। ये सब कुछ कंपनी की रणनीति के उन 6 स्तंभों की वजह से हो रहा है जिन पर वो लगातार काम कर रही है। चाहे वो BCCI और कौन बनेगा करोड़पति जैसे बड़े नामों के साथ जुड़कर अपनी ब्रांड पावर को मजबूत करना हो, या फिर इनोवेशन पर इतना जोर देना कि आज नए प्रोडक्ट्स से ही कुल राजस्व का 16% हिस्सा आ रहा है। और उनकी जो सेवाएं हैं, जैसे ब्यूटीफुल होम पेंटिंग सर्विस या B2B के लिए AP अश्योर प्लेटफॉर्म, ये ग्राहक को सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, बल्कि एक पूरा अनुभव दे रहे हैं। ये सब एक दूर की सोचने वाली और मजबूत कंपनी की निशानियां हैं। मैं आपकी बातों की सराहना करती हूँ, लेकिन मेरा काम इन चमकते आंकड़ों के पीछे झांकना है। चलिए सबसे बड़ी समस्या से शुरू करते हैं, जो है कंपनी का मुख्य कारोबार, मतलब घरों में बिकने वाला सजावटी पेंट। मैनेजमेंट ने खुद अपनी कॉन्फ्रेंस कॉल में ये माना है कि उपभोक्ता व्यवहार बदल रहा है। लोग अब अपने घरों को रंगवाने के बजाय घूमने फिरने, बाहर खाने या फिर डेस्टिनेशन वेडिंग जैसी चीज़ों पर ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। यानी जिस फ्रीक्वेंसी से लोग पहले पेंट करवाते थे वो अब घट गई है। ये एक बहुत बड़ी संरचनात्मक चुनौती है। और आपने 7.9% की वॉल्यूम ग्रोथ की बात की, बिल्कुल की, लेकिन आपने 2.9% की वैल्यू ग्रोथ का जिक्र नहीं किया। इन दोनों के बीच का ये जो लगभग 5% का फासला है, ये क्या बताता है? यह एक चेतावनी है। इसका मतलब साफ है कि बाजार में टिके रहने के लिए कंपनी को अपनी प्रीमियम छवि पर समझौता करना पड़ रहा है, कीमतें शायद घटानी पड़ रही हैं। और जहां तक उस 44.9% के रिकॉर्ड ग्रॉस मार्जिन की बात है, वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसकी असली वजह टाइटेनियम डाइऑक्साइड और मोनोमर्स जैसे मुख्य कच्चे माल की कीमतों में आई ऐतिहासिक गिरावट है। ये एक बाहरी हवा है, कंपनी की अपनी कमाई हुई स्थायी ताकत नहीं। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि डाइवर्सिफिकेशन, मतलब नए कारोबार में हाथ आजमाना, हमेशा सफल नहीं होता। होम डेकोर बिजनेस व्हाइट टीक को हुआ नुकसान और बाथरूम कैटेगरी का संघर्ष ये साफ दिखाता है कि एशियन पेंट्स का नाम हर जगह सफलता की गारंटी नहीं है। आप औद्योगिक विकास को जिस नज़र से देख रही हैं, मैं उससे सहमत नहीं हूं। मैं इसे एक रणनीतिक अवसर को भुनाने के तौर पर देखता हूं। कंपनी ने औद्योगिक क्षेत्र में अपनी नींव बहुत पहले रख दी थी। ये कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं है। अब जब अर्थव्यवस्था में इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑटो सेक्टर में तेजी आई है, तो उन्हें इसका सीधा फायदा मिल रहा है।
ये सिर्फ रिटेल की मंदी की भरपाई करना नहीं है, बल्कि ये आय का एक नया और शक्तिशाली स्रोत बन रहा है, जो कंपनी को भविष्य के लिए और भी ज्यादा मजबूत बनाएगा। ये विविधीकरण का एक क्लासिक और सफल उदाहरण है। यहाँ पर मेरी सोच थोड़ी अलग है। मैं इसे अवसर से ज्यादा एक जरूरत के तौर पर देखती हूँ। जब आपका मुख्य रिटेल कारोबार, जो दशकों से आपकी रीढ़ की हड्डी रहा है, दबाव में हो, तो आपको विकास के लिए कहीं और तो देखना ही पड़ेगा, है ना? ये एक रक्षात्मक कदम है, आक्रामक नहीं। मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछती हूँ। अगर रिटेल बाजार में आज भी 15-20% की ग्रोथ आ रही होती, अगर लोग पहले की तरह ही पेंट खरीद रहे होते, तो क्या मैनेजमेंट औद्योगिक सेगमेंट पर इतना ध्यान देता? मुझे लगता है कि ये एक मजबूरी का कदम ज्यादा है, जो अच्छी बात है, पर इसे एक दूरदर्शी रणनीति कहना शायद थोड़ी जल्दबाजी होगी। ये कंपनी की दूरदर्शिता को कम आंकना है। उन्होंने दोनों इंजनों को एक साथ मजबूत करने की कोशिश की है। चलिए मार्जिन की बात करते हैं। आपने कहा कि ये सब कच्चे माल की वजह से है। मैं मानता हूं कि उसका बड़ा हाथ है, लेकिन इसे एकमात्र कारण मानना कंपनी की अपनी ऑपरेशनल एक्सेलेंस, मतलब ऑपरेशनल एक्सेलेंस को पूरी तरह से नजरअंदाज करना होगा। कंपनी ने बैकवर्ड इंटीग्रेशन में, यानी अपनी जरूरत की चीजें खुद बनाने में बड़ा निवेश किया है। अपना व्हाइट सीमेंट प्लांट शुरू करना इसी का एक उदाहरण है। हाल ही में उन्होंने विनाइल एसीटेट मोनोमर यानी VAM और दूसरे केमिकल्स बनाने के लिए भी बड़े निवेश की घोषणा की है। इससे न केवल लागत पर नियंत्रण बढ़ता है, बल्कि सप्लाई चेन की अस्थिरता से भी बचाव होता है। ये सिर्फ बाहरी कारकों पर निर्भरता नहीं, बल्कि आंतरिक क्षमताओं का निर्माण है, जो लंबे समय में काम आएगा। मैं इस परिचालन उत्कृष्टता के तर्क को पूरी तरह से नहीं मानती, कम से कम मौजूदा तिमाही के संदर्भ में तो नहीं। अगर ये उत्कृष्टता का प्रतीक है, तो कंपनी ने ग्राहकों को कम कीमतों का लाभ क्यों नहीं दिया? रिपोर्ट साफ कहती है कि तत्काल मूल्य कटौती की कोई योजना नहीं है। इसका सीधा मतलब तो यही है कि कंपनी कच्चे माल की घटी कीमतों से मिले इस अस्थायी लाभ को पूरी तरह से अपने पास रखना चाहती है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब कच्चे माल की कीमतें वापस बढ़ेंगी, और वे बढ़ेंगी ही, ये बाजार का चक्र है, तब इन रिकॉर्ड मार्जिन का क्या होगा? क्या ये टिकाऊ है? और आपने बैकवर्ड इंटीग्रेशन की बात की, ये बिल्कुल सही दिशा में एक कदम है, मैं मानती हूँ, लेकिन ये निवेश अभी शुरुआती चरण में है। व्हाइट सीमेंट या VAM प्लांट का कंपनी की कुल लागत पर आज कितना असर है? बहुत कम। आज जो 44.9% का मार्जिन दिख रहा है, वो सीधे सीधे बाजार से सस्ते में मिले टाइटेनियम डाइऑक्साइड का नतीजा है। इसे आंतरिक कुशलता कहना मेरे हिसाब से तथ्यों को थोड़ा खींचना है। लेकिन कीमतें सिर्फ लागत से तय नहीं होती, वे ब्रांड की ताकत, इनोवेशन और ग्राहक को मिलने वाली वैल्यू से भी तय होती हैं। आप ये कैसे भूल सकती हैं कि कंपनी की क्षेत्रीयकरण की रणनीति जमीनी स्तर पर कितना अच्छा काम कर रही है? ये अब वन साइज फिट्स ऑल वाला खेल नहीं रहा। वे जम्मू कश्मीर की ठंड के लिए अलग पेंट बना रहे हैं और केरल की नमी के लिए अलग, और ग्राहक इन खास उत्पादों से जुड़ रहा है और उनके लिए ज्यादा पैसे देने को भी तैयार है। और ये जो 16% राजस्व नए उत्पादों से आ रहा है, ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि ग्राहक एशियन पेंट्स के इनोवेशन पर भरोसा करता है और उसके लिए प्रीमियम देने को तैयार है। PU गोल्ड जैसे प्रोडक्ट बिक रहे हैं क्योंकि वो बेहतर हैं, न कि इसलिए कि कच्चा माल सस्ता हो गया है। ये ब्रांड में विश्वास है। आपने बहुत दिलचस्प बात कही, ब्रांड में विश्वास। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास है, एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स। एक तरफ कंपनी ब्रांडिंग और विज्ञापन पर अरबों रुपए खर्च कर रही है, KBC से लेके क्रिकेट तक हर जगह दिख रही है, और दूसरी तरफ मैनेजमेंट खुद मान रहा है कि लोग पेंटिंग टाल रहे हैं। इसका साफ मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपका ब्रांड टॉप ऑफ माइंड तो है, लोग आपको जानते हैं, लेकिन वो टॉप ऑफ वॉलेट नहीं है। लोग अपना पैसा कहीं और खर्च कर रहे हैं। ब्रांड रिकॉल बिक्री में नहीं बदल रहा है। और आपने जो क्षेत्रीयकरण की बात की है, वो अच्छी है, लेकिन ये भी तो बढ़ती प्रतिस्पर्धा का ही एक नतीजा है। ग्रासिम और JSW जैसे बड़े खिलाड़ी बाजार में आ चुके हैं, जो कीमतों पर खेलेंगे। ऐसे में सिर्फ ब्रांड के भरोसे टिके लेना मुश्किल होगा। और व्हाइट टीक की असफलता हमें क्या सिखाती है? यही कि एशियन पेंट्स का मजबूत ब्रांड नाम हर नई कैटेगरी में सफलता की गारंटी नहीं है। भावनात्मक जुड़ाव और वास्तविक बिक्री में एक बड़ा फासला है, और कंपनी को उस फासले को पाटना होगा। अंत में मैं यही कहूंगा कि एशियन पेंट्स ने एक बेहद चुनौतीपूर्ण माहौल में न केवल लचीलापन दिखाया है, बल्कि अपनी रणनीति को सफलतापूर्वक आगे भी बढ़ाया है। औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि, सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करना और लगातार इनोवेशन, ये सब मिलकर उसे भविष्य के लिए एक मजबूत और विविध कंपनी बना रहे हैं।
यह प्रदर्शन किसी बाहरी हवा का नतीजा नहीं है, बल्कि यह कंपनी की आंतरिक शक्ति, उसकी दूरदर्शी सोच और जमीनी स्तर पर काम करने की क्षमता का जीता जागता प्रमाण है। और मैं अपनी बात को इस तरह समाप्त करूंगी कि इन नतीजों की बाहरी चमक के नीचे चिंता के कई कारण मौजूद हैं। मुख्य सजावटी कारोबार दबाव में है, उपभोक्ता का मिजाज बदल रहा है, रिकॉर्ड मार्जिन बाहरी कारकों पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं और नए कारोबार में विस्तार के नतीजे मिले जुले रहे हैं। ये एक अच्छी तिमाही हो सकती है, लेकिन इसे एक स्थायी संरचनात्मक बदलाव का प्रमाण मानना जल्दबाजी होगी। असली परीक्षा तो तब होगी जब कच्चे माल की कीमतें पलटेंगी और रिटेल बाजार में ग्रासिम जैसी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा और तेज होगी। तो ये स्पष्ट है कि एशियन पेंट्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। कंपनी अपनी दशकों पुरानी पेंट निर्माता की पहचान से आगे बढ़कर एक विविध होम सॉल्यूशंस पावरहाउस बनने की कोशिश कर रही है। और इस कोशिश में सफलता की संभावनाएं भी हैं और चुनौतियां भी कम नहीं हैं। क्या ये बदलाव आने वाले समय में स्थायी सफलता की नींव रखेगा, या ये सिर्फ कुछ समय के लिए मुख्य कारोबार की चुनौतियों पर पर्दा डालेगा? इस पर विचार करने के लिए दिए गए तथ्यों में और भी बहुत कुछ है।